हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा क्लास 11th के पहले चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। इसके पहले लेक्चर में हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, नॉन मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं नॉन मैटर क्या होता है। इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कि क्या मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में, क्या नॉन मैटर है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को जानने के बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे तो मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन दो तरीकों से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमको क्या देखना है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमको यह देखना है कि भाई जो भी हमारा मैटर है वो किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और फिजिकल स्टेट क्या होती है हमने पढ़ रखी है। हमने इन जनरल अभी तक तीन फिजिकल स्टेट्स पढ़ रखी हैं, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, ठीक है ना। तो ये तीन फिजिकल स्टेट्स हमने पढ़ रखी हैं। इस केस में यहां पे हम दो और फिजिकल स्टेट्स के बारे में देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का वो बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते, बट हमको देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो चौथी कौन सी होगी हमारी प्लाज्मा, और पांचवी क्या हो जाएगी हमारी बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांच फिजिकल स्टेट्स हैं जो हमको देखनी है, जिससे मैटर बना हुआ है, वो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहली फिजिकल स्टेट जो हमको पढ़नी है, दैट इज सॉलिड, ओके। दूसरी दैट इज लिक्विड। तीसरी क्या है, तीसरी है हमारे पास गैस। चौथी हो जाएगी हमारे पास प्लाज्मा। पांचवी हमारे पास बोज आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीईसी से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन की, हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ना है जिसमें हमारा मैटर यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमको यह देखना है कि जो हमारा मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से मिलके बना है, या फिर हमारे मैटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखना है कि वो किस फिजिकल स्टेट में है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखना है कि वो किस किस चीज से मिलके बना है, या उसके अंदर मैटर के अंदर क्या क्या हमारा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा है हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस। इन सबको हमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस बनाएंगे आपके इस चैप्टर का, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो प्योर सब्सटेंस जो हमारे हैं वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला हम देखते हैं एलिमेंट के रूप में, और दूसरा हम देखते हैं इसको कंपाउंड के रूप में। पहला हम देखते हैं इसको एलिमेंट के रूप में, दूसरा हम देखते हैं इसको कंपाउंड के रूप में, ठीक है। एलिमेंट हमको पता है, पीरियोडिक टेबल हमने देखी है, एलिमेंट सारे पीरियोडिक टेबल में क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं। तो अगर मैं एलिमेंट को क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं तीन तरीके से कर सकता हूं। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि जितने भी एलिमेंट है हमारे वो तीन वे से प्रेजेंट हैं। एक हमारा क्या होता है उसके अंदर मेटल, एक होता है हमारा मेटल, एक होता है हमारा नॉन मेटल, और एक होता है हमारा मेटेलॉइड, ठीक है। तो एलिमेंट को हम इन तीन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे आते हैं मिक्सचर्स,
इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे आते हैं मिक्सचर्स, और मिक्सचर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजिनस, एक होता है हमारा होमोजिनस और एक होता है हमारा हेट्रोजिनस। ये हमारे दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, जिसमें हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमको पढ़ना है किस फिजिकल स्टेट में मैटर प्रेजेंट होगा, यानी सारी की सारी फिजिकल स्टेट जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और दूसरा हमको पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो होगा जिससे मैटर मिलके बना हुआ है या फिर मैटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो उसको हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। दिस इज योर कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या अभी हम पढ़ के आए हैं, किसके बेसिस पे होगा, फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक बात है। तो हमको इन जनरल हमने कितनी फिजिकल स्टेट्स पढ़ रखी हैं, 3 फिजिकल स्टेट्स पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी है भैया, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। हमको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 फिजिकल स्टेट्स को बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेसिकली हमको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं कि शेप, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास शेप। अगर मैं सॉलिड्स के शेप की बात करूं, क्या वो फिक्स होता है या डेफिनेट होता है, 100%। कोई भी चीज अगर सॉलिड है तो उसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यानी डेफिनेट होगा। तो इसका शेप क्या होता है हमारा, डेफिनेट होता है सॉलिड्स का। लिक्विड्स का, क्या लिक्विड्स का शेप डेफिनेट होता है। अगर मैंने एक बॉटल में 1 लीटर पानी ले रखा है और उसको मैं उस कंटेनर में डाल देता हूं किसी और कंटेनर में, तो वो वाटर क्या करता है, उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी लिक्विड्स के केस में शेप इज नॉट डेफिनेट, शेप इज नॉट डेफिनेट। और गैसेस का तो वैसे भी कोई शेप नहीं होता, ठीक है ना। तो फॉर गैसेस देयर इज नो डेफिनेट शेप, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्यों। अगर जैसे मैं इस रिमोट की बात करूं, इसके पास इस पॉइंटर की बात करूं, तो इसके पास ये सॉलिड है, ठीक है ना। अगर मैं इसका वॉल्यूम नापूंगा तो हर बार इसका वॉल्यूम सेम ही आएगा, यानी इसके पास, सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड्स की अगर बात करें हम, लिक्विड्स के पास शेप डेफिनेट नहीं होता, लेकिन क्या वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। कैसे समझेंगे, अगर मैंने एक लीटर बॉटल में 1 लीटर पानी लिया और उसको मैंने किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया, तो उसका शेप तो बदलेगा, लेकिन वो 1 लीटर पानी 2 लीटर थोड़ी बन जाएगा। पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, डेफिनेट होता है। और हमेशा का मतलब क्या है, हम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर या प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टेट पे बेस्ड है, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस बात का हमको ध्यान रखना है। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स होता है, नहीं होता है। अगर मैं छोटे से कंटेनर में गैस लेके आऊं और उसको ओपन करूं तो वो गैस इस पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए केपेबल है। तो गैस के केस में भी हमारा जो भी वॉल्यूम है दैट इज नॉट डेफिनेट। इज इट क्लियर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होता है, कोई भी मैटर है वो एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक। तो उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, यानी उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, वेरी वेरी लेस, ठीक है। गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही ज्यादा, वेरी
लार्ज, वेरी लार्ज। बट लिक्विड्स के केस की अगर बात करूं तो लिक्विड्स में सॉलिड से तो ज्यादा है बट लिक्विड से कम है, यानी इन दोनों के बीच में लाई करता है, यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट लेवल का है, ना सबसे ज्यादा है ना सबसे कम है, बीच का है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है भाई साहब? देखो, कोई दो मॉलिक्यूल्स, अगर मैं सॉलिड के केस की बात करूं, वो बहुत पास पास हैं, तो वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना पास पास होंगे, कोई ना कोई फोर्स तो होगी जो उसको पास में रख रही होगी अपने, है ना? तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी भी दो एटम्स के बीच में, किसी भी मैटर के अंदर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो पास पास हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हाई होंगी, इसलिए वो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में पास पास पकड़ के रखे हुए है। बात समझ आ रही है? अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, अगर वो बहुत दूर दूर हैं तो उनके बीच में बहुत जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली, जो उनको पास पास लाने के लिए जिम्मेदार है, वो बहुत ही कम है, इस वजह से वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक है ना? तो दैट इज वेरी लो इन केस ऑफ गैसेस। बट लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े से दूर है, थोड़े से पास है, थोड़े से दूर है, यानी इसमें लिक्विड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सॉलिड से तो कम होंगी बट लिक्विड से ज्यादा होंगी, यानी इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के केस में मॉडरेट ही रहेंगी, ना सबसे ज्यादा है ना सबसे कम है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? अगर हम किसी मैटर को कंप्रेस करना चाहें तो वो कितना इजीली कंप्रेस हो जाएगा, कितना इजीली वो दब जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स बहुत जल्दी कंप्रेस नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई फोर्स हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो हम सॉलिड्स के केस में बोल सकते हैं दे आर नेग्लिजिबल, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना? बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, ये बहुत ही कम दबते हैं। ठीक है, लिक्विड्स के केस में लिक्विड्स को हम दबा सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, उससे ज्यादा लिक्विड भी दबेगा नहीं। ठीक है ना? तो लिक्विड्स के केस में हम क्या बोल सकते हैं? दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो गैसेस को तो हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो उनको ज्यादा पास लाना पॉसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बात समझ आ रही है? यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो उनको पास लाया जा सकता है फोर्स लगा के। ठीक है ना? इनके ऑलरेडी पास है, इनके बीच में जगह ही नहीं है, तो तुम कितना कंप्रेस कर लोगे? जगह खत्म, कंप्रेस होना खत्म। बात समझ आ रही है? यानी इनके पास बहुत ज्यादा जगह है, तो ये क्या होते हैं हमारे? दे आर हाईली, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर हम कर रहे हैं या बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे, तो इन दोनों की जो बातें हैं वो हमको किसके रेस्पेक्ट में करनी है? वो हमको करनी है रूम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी चीज, जैसे कि ये हमारा पॉइंटर है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए या मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए? ये हमको बताना है। ठीक है, तो अगर ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, यानी ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो रहा। मेल्टिंग पॉइंट कब होगा? कि जब कोई भी चीज मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और ये मेल्ट नहीं हो रहा है, तो हमको और हीट देनी पड़ेगी और टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको जब हम और टेम्परेचर दे रहे हैं मेल्ट करने के लिए, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर से तो ज्यादा ही होगा। बात समझ आ रही है? तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में अगर बात करूं मैं सॉलिड्स की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है? ज्यादा होता है। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर के
बेसिस पे, ठीक है। लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी रूम टेम्परेचर तक आते आते वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी रूम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, यानी वो रूम टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट हो गया। बात समझ में आ रही है, रूम टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट हो गया। गैसेस, गैसेस का केस क्या है, अगर मैं बात करूं किसी कोई सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर गैस में कन्वर्ट होगा, यानी ये अगर रूम टेम्परेचर पे गैस में कोई चीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अगर कोई भी गैस फॉर्म में प्रेजेंट है तो यानी वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, वो बॉयल होके गैस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी इनका भी जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर से कम होगा। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, रूम टेम्परेचर से कम होगा। बात समझ आ रही है। सेम केस फॉर बॉइलिंग पॉइंट, सेम केस फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट कोई भी चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए वो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, गैस में कन्वर्ट करने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर से तो ज्यादा ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट इनका रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर जब हम और टेम्परेचर देंगे तो रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, यानी उनका लिक्विड का गैसेस में कन्वर्जन कब हो रहा है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे जब हम दे रहे हैं, तो इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी गैस में प्रेजेंट है, यानी वो मेल्ट भी हो चुका, वो बॉयल भी हो चुका, वो ऑलरेडी गैस में ही घूम रहा है। तो अगर वो ऑलरेडी गैस में घूम रहा है तो भैया रूम टेम्परेचर से पहले ही कन्वर्ट हो गया है, यानी रूम टेम्परेचर बड़ा होगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका छोटा होगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल कहां से मूव करेंगे, जगह तो है नहीं उनके पास, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो मूव कैसे करेगा, ठीक है ना। बट सॉलिड्स के केस में भी मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के लेवल पे, हमको नेकेड आईज से वो दिखता नहीं है, लेकिन पार्टिकल्स के लेवल पे मूवमेंट होता है। कैसे होता है, दे वाइब्रेट ओवर ईच अदर। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड की गैस की बात करें तो हमको पता है लिक्विड क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं एक लेयर अपनी एक दूसरी लेयर पे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, स्लाइड ओवर ईच अदर। स्लाइड ओवर ईच अदर। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस क्या होती हैं, गैसेस क्या करते हैं, फ्री टू मूव। उनके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है ना। तो गैसेस के पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। बात समझ आ रही है। अब इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा विजुलाइज कराएं इस चीज को, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये सॉलिड स्टेट है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास है, बट ये उस अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े दूर हैं, बट इनके पार्टिकल्स आप देखो तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, और गैसेस स्टेट में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेट भी नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रीली गैसेस स्टेट में। बात समझ आ रही है, देख रहे हो, इस तरीके से वाइब्रेशन होता रहता है पार्टिकल्स के लेवल पे सॉलिड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए हमको पढ़नी थी, क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं बात करूं सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो
इस कन्वर्जन में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इसके दो नाम होते हैं, या तो हम इसको मेल्टिंग बोल दें, या तो हम इसको मेल्टिंग बोल दें, सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम है हमारा फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है? उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अच्छा, यहां पे दो टर्म्स निकल के आते हैं। एक है वेपराइजेशन, वो भी क्या है हमारा? लिक्विड का कन्वर्जन इनटू गैस। ठीक है, एक टर्म निकल के आता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? वो भी हमारा क्या है? लिक्विड का कन्वर्जन इनटू गैस। अगर ये दोनों चीजें सेम ही हैं तो क्या वेपराइजेशन इवेपोरेशन सेम ही होगा क्या? सवाल पूछो, खुद से सवाल पूछो, खुद से सवाल पूछो कि भैया वेपराइजेशन भी क्या है? लिक्विड से गैस का कन्वर्जन। इवेपोरेशन भी क्या है? लिक्विड से गैस का कन्वर्जन। तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं, या दोनों सेम है? ठीक है, अब मैं बताता हूं। अगर आप वेपराइजेशन की बात करते हो तो किसी भी चीज को जब वेपराइज कर रहे हैं हम, तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर को उबाल रहे हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। वो क्या है हमारा? वेपराइजेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन बॉइलिंग नहीं है। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी वजह से अंडर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा भी नहीं है, उससे पहले ही हमारा पानी उड़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कपड़े सुखाते हो तो क्या आपके कपड़े 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होके सूखते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही सूख जाते हैं। और सूखते क्यों है? क्यों? वाटर उसका जो था उसके अंदर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर वेपर्स कन्वर्ट हुई, सॉरी वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, उसको क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। एंड इट इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस लेवल पे होता है, बल्क में नहीं होता। बट जब हम वेपराइजेशन की बात करते हैं तो हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री। अगर वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और कोई लिक्विड होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उस पे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। और वेपराइजेशन क्या है हमारा? बल्क फेनोमेना। ऐसा नहीं है कि सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उड़ के वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो इवेपोरेशन क्या है हमारा? सरफेस फेनोमेना। और कन्वर्जन कब होता है? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन क्या है हमारा? बल्क फेनोमेना है। और कन्वर्जन कब होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा वेपराइजेशन का। गैस से अगर लिक्विड हो रहा है तो क्या होगा प्रोसेस का नाम? इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से अगर सॉलिड जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ठीक, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो प्रोसेस होता है हमारा सब्लिमेशन। और आपने बथेरे एग्जांपल इसके देखे होंगे। मॉथबॉल इसका एग्जांपल है, कैम्फर इसका एग्जांपल है, जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, और कभी कभी हम इसको डीसब्लिमेशन भी बोल देते हैं। ठीक, तो मेन नाम क्या है इसका? डिपोजिशन। ठीक है, तो इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक, अगला, अगर हम गैसियस स्टेट को आयनाइज करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके गए और बहुत हाई टेम्परेचर पे हमने इसको आयनाइज किया। ठीक है, अगर हमने इसको हाई टेम्परेचर पे आयनाइज किया तो हुआ क्या? ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया और उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, 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 पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब इसने क्या किया? हमने इसको आयनाइज कर दिया। हमने क्या किया? इसको आयनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकाल दिए। बात समझ आ रही? इसके इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए? बाहर निकाल दिए। जब हमने इसको आयनाइज कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा? प्लाज्मा।
बात समझ आ रही है? प्लाज्मा कैसे बनता है? हाई टेम्परेचर पे किसी गैस को अगर हम आयनाइज कर देते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा को हमको वापस गैस में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको डी आयनाइज करना पड़ेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनको अंदर घुसा दो तो क्या बन जाएगा? हमारा गैस बन जाएगी फिर से। बात समझ आ रही है? तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है हमारा? आयनाइज्ड गैसेज ही तो है, आयनाइज्ड गैसेज ही तो है, और वो कब बन रही हैं? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। बात समझ आ रही है? तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ स्टेट वेयर गैस बिकम आयनाइज्ड, वेयर गैस बिकम आयनाइज्ड कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, यानी एक इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास और आयंस होंगे उनके पास। ठीक, दूसरी चीज, इट इज फॉर्म्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, हमने देख लिया बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एटम्स, गैसेस के जो एटम्स हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जब हम उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया? लाइटनिंग, सोलर विंड, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। कैसे? जो लाइटनिंग होती है वो क्या है हमारा? बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से जो वहां पे गैसेस प्रेजेंट है उसमें आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन की वजह से चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करने की वजह से हमारे लाइटनिंग शो होती है। ठीक है, सोलर विंड आपने देखा होगा, सन के आसपास बहुत ही सारी ऐसी आग जैसी होती है, सोलर विंड जैसी होती है। ये भी क्या है हमारा? हाई टेम्परेचर पे जो वहां पे गैसेस हैं वो क्या होती हैं? कन्वर्ट होकर आयनाइज हो जाती हैं, और आयनाइजेशन की वजह से हमारा सोलर विंड बनता है। ठीक, तो ये हो गया हमारी प्लाज्मा, बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है इसको। लास्ट हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे बनती है? प्लाज्मा तब बन रहा था जब हम उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाके गैसेस को आयनाइज कर रहे थे। बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट तब बनेगी जब हम उसको बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे कूल कर देंगे। ठीक है, Bose-acid condensate is a state of matter formed when a substance is cooled at extremely low temperature. When a gas is cooled at extremely low temperature near 0 Kelvin, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, और ये किसके बराबर होता है? लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर, -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, विच इज इक्वल टू 0 केल्विन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, गैस इज कूल्ड एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर विच इज -273 डिग्री सेल्सियस। पार्टिकल्स लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही उनकी लूज होगी, अब जैसे क्या है, पार्टिकल हमारे मूव कर रहे हैं, हमने देखा मैटर के अंदर पार्टिकल्स हमारे कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड है तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, लिक्विड है तो वो स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, गैस है तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको इतने ज्यादा लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म, काइनेटिक एनर्जी खत्म यानी वेलोसिटी खत्म, मूवमेंट खत्म। जब मूवमेंट खत्म हो जाता है तो वो आपस में जुड़ के एक पर्टिकुलर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे मर्ज इनटू वन क्वांटम स्टेट विच इज नोन एज बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो भी पार्टिकल्स ऐसा कर पाते हैं उनको हम नाम देते हैं बोसॉन्स का, उनको हम नाम देते हैं बोसॉन्स का, उनको हम नाम देते हैं बोसॉन्स का। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा कोल्ड एटॉमिक गैसेस लाइक रोडियम एंड हीलियम। इतनी बात क्लियर? ये हमारा क्या था? पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन है ना। हमने सारी चीजें पढ़ ली फिजिकल क्लासिफिकेशन में, इससे ऊपर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है।